सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम बात करने जा रहे हैं SRS 4410 कंपाइलेशन एंगेजमेंट के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सीएन प्रैक्टिस का मेन काम होता है एश्योरेंस प्रोवाइड करना, बट कई बार क्लाइंट्स हमसे कुछ और काम भी कराते हैं, लाइक फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न, कंसल्टिंग, मैनेजमेंट कंसल्टिंग एक्सेट्रा। ओके, सो दैट आर द रिलेटेड सर्विसेज। तो उनके लिए हमको कोई एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती। तो इनको रेगुलेट करने के लिए ASB ऑफ ICAI ने निकाले हैं दो SRS, दैट इज SRS 4400 एंड 4410। SRS 4400 था एंगेजमेंट टू परफॉर्म एग्री अपॉन प्रोसीजर्स ऑन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको वो भी देखना है या आपने नहीं देखी है तो आप उसको जाके चेकआउट कीजिए। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं SRS 4410 कंपाइलेशन एंगेजमेंट। तो ये भी एक बहुत आसान SRS है। तो जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, कंपाइलेशन एंगेजमेंट, इसमें हमको कंपाइल करनी है फाइनेंशियल्स। ओके, तो इसमें क्या होता है कि मैनेजमेंट अपने रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह लाके प्रैक्टिशनर को दे देती है। प्रैक्टिशनर के पास एक्सपर्टीज है, मैनेजमेंट के पास वो एक्सपर्टीज नहीं है, या फिर जो उन्होंने अकाउंटेंट वगैरह रखे हैं उनके पास इतनी नॉलेज नहीं है कि वो कंपाइल कर सकें। तो इसलिए वो प्रैक्टिशनर के पास आते हैं। प्रैक्टिशनर CA, उनके पास एक अच्छी खासी नॉलेज होती है इनकी, तो अपनी एक्सपर्टीज का यूज करके उनके रिकॉर्ड्स से फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बना देते हैं। ओके, और उसके बाद वो कंपाइल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को दे देते हैं और साथ में एक रिपोर्ट भी दे देते हैं कि कंपाइलेशन रिपोर्ट। ओके, एंड उसमें इंटेंडेड यूज और डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है कि किस किस को ही दे सकते हैं, लिमिटेड रिस्ट्रिक्शन भी हो सकती है और उन पे कोई। ठीक है, तो अब ये प्रोसेस होता है। अब इसमें जो प्रैक्टिशनर होता है, अब जैसे कि ये नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट है, तो प्रैक्टिशनर को इसमें ये देखने की नीड नहीं है कि क्या जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैनेजमेंट ने उनको दिए हैं प्रैक्टिशनर को, वो ठीक है या नहीं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की होती है। उसके अलावा मेन चीज इसमें यही है। तो आइए देखते हैं। सो मैनेजमेंट रिक्वेस्ट करेगा प्रैक्टिशनर को इसमें टू कंपाइल द फाइनेंशियल्स एंड टू इश्योर रिपोर्ट। तो इसमें प्रैक्टिशनर क्या करेगा, अप्लाई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्सपर्टीज टू असिस्ट मैनेजमेंट इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एज पर FRF। तो अब जो FRF है वो कौन सा होगा, ये FRF भी मैनेजमेंट डिसाइड करेगी। ठीक है, डिफरेंट FRF हो सकते हैं। जो FRF डिसाइड होगा वो किस बेस पे होगा कि एंटिटी का नेचर क्या है और इंटेंडेड यूज क्या है। अब बेसिकली इसमें क्या चीज है, प्रैक्टिशनर का, बेसिकली CAs का कोई ज्यादा ऐसे खास रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट को देने हैं, वो डॉक्यूमेंट्स ठीक होने चाहिए, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है। हमको ये भी देखने की नीड नहीं कि वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब दिए वो ठीक है या नहीं। उसके अलावा FRF भी मैनेजमेंट देखेगी। और लास्ट में जब हम ये कंपाइल्ड करके फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को दे देंगे ना, उनके बाद हम मैनेजमेंट से एक एक्नोलेजमेंट भी लेंगे कि क्या मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी मानती है फाइनल वर्जन के लिए, कि जो हमने फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दे दी ना बना के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनली मैनेजमेंट को ही माननी पड़ेगी कि उसकी ही है। हमारी एंड में जाके कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। हमने बस रिकॉर्ड्स लिए, उनको बना के दे दिया, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खत्म हो चुकी है। हमको नहीं देखना कि जो उन्होंने डॉक्यूमेंट दिए थे वो ठीक है या नहीं, आगे हमारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ओके, तो अब ये यहां तक हो गया। अब जो प्रैक्टिशनर है, प्रैक्टिशनर इज नॉट रिक्वायर्ड टू वेरीफाई एक्यूरेसी, ओके, एंड ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड टू गैदर एविडेंस टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन कंक्लूजन, क्योंकि ना ये ऑडिट है ना रिव्यू है। उसके अलावा प्रैक्टिशनर को एथिकल रिक्वायरमेंट्स का कंप्लाई करना पड़ेगा, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, लेकिन इंडिपेंडेंस इसमें भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बेसिक इंडिपेंडेंट ना भी हो प्रैक्टिशनर तो भी काम चलेगा, इसमें हमें एश्योरेंस नहीं दे रहे। ओके, अब जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट रिटेन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड बेसिस ऑन विच इट इज प्रिपेयर्ड। ओके, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि मैनेजमेंट एक अपना ड्राफ्ट बना के रख रखा है पहले से, मैनेजमेंट हमको प्रैक्टिशनर को वो दे दे, उसके बाद बोले कि इसको ठीक करके दो, तो ऐसा भी हो सकता है, कोई वो नहीं है इशू। डिफरेंट FRF कैन बी यूज्ड, FRF अडोप्टेड डिपेंड ऑन नेचर ऑफ एंटिटी एंड इंटेंडेड यूज। ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट को कंपाइलेशन इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का करवाना ही क्यों है? मोस्ट बेसिक क्वेश्चन। मैनेजमेंट को अपना काम हो सकता है भाई, अपनी एनालाइजेशन करनी है, बाहर किसी को देना हो सकता है, लाइक गवर्नमेंट को ग्रांट अगर लेनी है तो, बैंक्स को देना हो सकता है अगर उनको लोन लेना है तो, अगर कोई ट्रांजेक्शन पर्पज के लिए भी हो सकता है, अगर मर्जर एक्विजिशन हो रहा है तो उसके लिए उनको चाहिए हो सकता है। ठीक है, या तो फिर जो सबसे मेन पर्पज है, दैट इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट जो होती है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की, वो पीरियोडिक, क्वार्टरली, कोई भी हो सकती है, मतलब ईयरली, क्वार्टरली, मंथली।
ठीक है। तो ये मेन पर्पज होता है जिसके लिए मैनेजमेंट को ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, ठीक है। क्या क्या पर्पज होते हैं? टू कंप्लाई विद मैंडेटरी पीरियोडिक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स एज पर लो रेगुलेशंस, फॉर इंटरनल यूज, फॉर मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यू की अपनी एनालाइजेशन वगैरह करनी हो, फॉर एक्सटर्नल पार्टीज लाइक फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, लाइक फॉर ग्रांट फंडिंग बॉडी, ओके, एंड बैंक को दे सकते हैं क्योंकि अगर लोन लेना होगा तो बैंक को मतलब फाइनेंशियल हमको जमा कराने होते हैं। वो ट्रांजैक्शनल यूज हो सकता है सच एज मर्जर और एक्विजिशन, ओके। तो अब ये जो कोर है चैप्टर की वो हो चुकी है, ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें एक चीज हो रहा है कि ये जो 4400 है, 4410 है, ये लगेगा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नॉन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है और अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, तो उसमें एसआरएस 4410 लग जाएगा, लेकिन उसमें हमको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, विद अडेप्टेशंस लगेगा, ओके। तो अब हम आगे चलते हैं। तो इसमें अब जो बाकी का जो काम रह गया वो क्या है? हम इंगेजमेंट एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूस करेंगे, उसके बाद हम परफॉर्म करेंगे, हम ऑडिटर को मतलब अपनी रिपोर्ट देंगे और साथ में डॉक्यूमेंट कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। अब इंगेजमेंट एक्सेप्टेंस में क्या होगा? प्रैक्टिशनर शैल एग्री टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट विद मैनेजमेंट एंड थर्ड पार्टी, अगर कोई है तो, इंक्लूडिंग थर्ड पार्टी कौन होगी? इसमें एक्सटर्नल पार्टीज हो सकती है ट्रांजेक्शन पर्पज के लिए, जो इसमें और पार्टीज हो सकती हैं वो, ठीक है। शैल एग्री टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, इनके साथ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एक्सेप्ट करेगा, इंक्लूडिंग क्या क्या डालना पड़ेगा? इंटेंडेड यूज, क्या यूज है इनमें से, ओके, एंड डिस्ट्रीब्यूशन, किस किस को डिस्ट्रीब्यूट करनी है, एंड रिस्ट्रिक्शन अगर कोई यूज पे या डिस्ट्रीब्यूशन पे है तो, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ, कौन सा एफआरएफ यूज हो रहा है जो यहाँ मैनेजमेंट डिसाइड कर रही है। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप क्या है, प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट क्या होगा जो रिपोर्ट प्रैक्टिशनर इशू करेगा, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट क्या होती है? प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एज पर एफआरएफ, डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है, और ये हम टर्म्स में लिख देंगे कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, एक्सप्लेनेशन एंड अदर इन्फॉर्मेशन, जो भी आप हमको दोगे वो ठीक होनी चाहिए और कंप्लीट होनी चाहिए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैनेजमेंट की है। उसके अलावा जो जजमेंट है वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जजमेंट नीडेड इंक्लूडिंग। अच्छा, इसमें एक चीज होती है कि कुछ जजमेंट्स प्रैक्टिशनर की हेल्प से मैनेजमेंट लेती है, लेकिन जो प्रैक्टिशनर ने हेल्प दी है वो बस एक साइड वाली चीज है, जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी भी होगी वो भी मैनेजमेंट की होगी, ओके। तो जजमेंट नीडेड इंक्लूडिंग दोज फॉर विच प्रैक्टिशनर प्रोवाइड असिस्टेंस, ओके, ड्यूरिंग कंपाइलेशन, अगर मैं कहीं एडिशनल सिग्निफिकेंट उसकी जजमेंट्स की नीड पड़ रही है तो उसके लिए भी मतलब प्रैक्टिशनर अपनी असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है, ओके। तो ये सब चीजें एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस हो जाएगी, टर्म्स सब एक्सेप्ट कर लेंगे, उसके बाद हम परफॉर्म करेंगे। अब जाके प्रैक्टिशनर वहां उनके ऑफिस में या फिर फैक्ट्री में जाके बैठ गया। अब उसको सबसे पहले क्या करना है? अंडरस्टैंडिंग लेनी है, क्या बिजनेस है, क्या काम कर रहे हैं, क्या अकाउंटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, टैली, बीजी, कैसे रिकॉर्ड्स हैं, एफआरएफ कौन सा है, इस सब की अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद अब हम बैठे, हमको लाके मैनेजमेंट ने सब अपने रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, एक्सप्लेनेशन, अदर इन्फॉर्मेशन सब कुछ लाके हमको दे रहे हैं, ठीक है। हम अपनी जजमेंट सब बता दी उन्होंने। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? इन सब चीजों का यूज करके कंपाइल कर देंगे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ओके। और जो भी सिग्निफिकेंट जजमेंट है ये हम डिस्कस कर लेंगे मैनेजमेंट के साथ, ठीक है। अगर उन्होंने जो रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट हमको दिए हैं ये कोई इनकम्प्लीट है, इनएक्यूरेट है या अनसेटिस्फैक्टरी है, तो हम उनको बोलेंगे कि एडिशनल और करेक्ट इन्फॉर्मेशन हमको दे दो, ठीक है। अगर मैनेजमेंट हमको ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने में फेल हो जाती है कि वो नहीं दे पा रही और जिसकी वजह से हम अपना कंपाइलेशन कंप्लीट नहीं कर पा रहे, ओके, तो हम इंगेजमेंट से विड्रॉ कर लेंगे और मैनेजमेंट को बता देंगे और टीसीडब्ल्यूजी को रीजन कि हम विड्रॉ क्यों कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो हमने बना लिया, अगर हमारी कंपाइल हो चुकी है, अगर हमने विड्रॉ कर लिया तो निकल ही गई, लेकिन अगर हमने बना लिया, ठीक है, उसके बाद हम उनको फाइनलाइज करने से पहले रीड कर लेंगे अच्छे से कि सब ठीक है या नहीं है, एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ हुआ है या नहीं, जो अपनी अंडरस्टैंडिंग से उससे मैच हो रहे हैं या नहीं, ठीक है। अगर हमको लग रहा है इंगेजमेंट के दौरान कि जो कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है ना, दैट डज नॉट एडिक्वेटली रेफर टू applicable FRF or amendments to compiled financial information are required and compiled financial information is otherwise misleading, अगर हमको लग रहा है कि भाई वो ठीक नहीं है,
तो हम अमेंडमेंट्स बता देंगे मैनेजमेंट को कि दीज अमेंडमेंट्स आर रिक्वायर्ड। इफ मैनेजमेंट एग्रीज देन ओके, इफ मैनेजमेंट डिक्लाइन टू अमेंड then we will withdraw from the engagement and inform the reasons to management or TCWG. Okay, लेकिन if withdrawal is not possible then we will determine our professional and legal responsibility. Okay, तो अब अगर मान लो हमने कंपाइल करके उनको दे दी और उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, सब होया कंप्लीट, उसके बाद हम एक्नॉलेजमेंट लेंगे मैनेजमेंट से that they have taken responsibility for final version of compiled financial information. So ये परफॉर्मिंग एंगेजमेंट में ये है। सबसे पहले हमने ओपनिंग अंडरस्टैंडिंग ले ली, बिजनेस ऑपरेशन, अकाउंटिंग सिस्टम एंड रिकॉर्ड्स की और एप्लीकेबल एफआरएफ की। उसके बाद जो रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट एक्सप्लेनेशन अदर इंफॉर्मेशन एंड सिग्निफिकेंट जजमेंट्स हैं उसमें हमने देखा कि प्रैक्टिशनर शैल कंपाइल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजिंग दिस, discuss significant judgment for which practitioner provide assistance. If these are incomplete, inaccurate or unsatisfactory, then request additional or corrected information. And if management fail to provide the core document explanation and due to which practitioner unable to complete the engagement, practitioner shall withdraw and inform reasons to management or TCWG. If after doing that, practitioner shall read the compiled financial information prior to completion of the compilation engagement. After that, if practitioner become aware that during engagement that compiled financial information not adequately referred to FRF, amendments to CFI are required and CFI is otherwise misleading, then practitioner shall propose amendments to management. If management decline to amend, then withdraw and inform reasons to management or TCWG. If withdraw not possible, then determine professional and legal responsibility. Okay, and after that we will take a acknowledgement from management that they have taken responsibility for final version of compiled financial information. Okay, so we have accepted the terms with the management. After that we have performed the engagement, or in the end we will गिव आवर प्रैक्टिशनर रिपोर्ट। अब प्रैक्टिशनर रिपोर्ट में क्या होगा, जो भी हमने अब तक ऊपर देखा है वो सब हमें उठा के इसमें डाल देंगे। ओके, सो स्टार्टिंग एंडिंग सेम है, टाइटल, एड्रेसी और डीएसपी, डेट, सिग्नेचर एंड प्लेस। अब बीच में हम क्या डालेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट और TCWG क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रैक्टिशनर क्या है, एक स्टेटमेंट डालेंगे कि जो एंगेजमेंट परफॉर्म हुई है वो एज पर SRS हुई है, एप्लीकेबल FRF कौन सा इसमें यूज हुआ है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड डेट और पीरियड टू विच इट रिलेट्स, कौन सी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है और कौन से पीरियड के लिए वो इन्फॉर्मेशन है, मतलब पीरियोडिक है, क्वार्टरली है, क्या है, मतलब ईयरली। ओके, एंड स्टेटमेंट दैट प्रैक्टिशनर कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट, कि प्रैक्टिशनर ने जो कंपाइल की है ना वो उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे की है जो मैनेजमेंट ने हमको दी है। ओके, तो ये तो बेसिक पॉइंट्स है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट क्या है, प्रैक्टिशनर क्या है, कि SRS 4410 के अकॉर्डिंग हुई है, एप्लीकेबल FRF कौन सा, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और पीरियड कौन सा उसका, और जो हमने कंपाइल किया है वो बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट है। एंड द लास्ट इज द एक्सप्लेनेशन। ओके, एक्सप्लेनेशन दैट सिंस इट इज नॉट एश्योरेंस एंगेजमेंट, ये एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है, तो प्रैक्टिशनर इज नॉट रिक्वायर्ड टू वेरीफाई एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट। तो हमको ये देखने की भी नीड नहीं है कि जो इन्फॉर्मेशन हमको मिली है वो ठीक है और कंप्लीट है, और हमको कोई ओपिनियन भी एक्सप्रेस करने की नीड नहीं है। ओके, एक्सप्लेनेशन दैट सिंस इट इज नॉट एश्योरेंस एंगेजमेंट, practitioner not required to verify accuracy or completeness of information provided by management, and practitioner does not express audit opinion or review conclusion, and after that we will write date, signature and place। तो ये तो बहुत इजी, आई थिंक ऐसा कुछ है नहीं इसमें खास। और आफ्टर वी हैव गिवन द रिपोर्ट एंड वी विल डॉक्यूमेंट ऑल द थिंग्स। डॉक्यूमेंटेशन इज ऑनगोइंग प्रोसेस जो चलता रहता है। तो डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या होगा कि सिग्निफिकेंट मैटर्स व्हिच आर अराइज्ड एंड हाउ दोज वर एड्रेस्ड। ओके, रिकॉर्ड ऑफ हाउ compiled financial information reconcile with the record document explanation and other information provided by management, जो भी मैनेजमेंट ने हमको दी थी, how we can reconcile with the compiled financial information and copy of the final version of compiled financial information and practitioner report। ये भी हम रखेंगे कि फाइनल वर्जन क्या था और हमारी रिपोर्ट में हमने जो भी हमारी रिपोर्ट है फाइनल, और ये भी डालेंगे कि कॉपी ऑफ ट्रायल बैलेंस, समरी ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड्स और अदर इंफॉर्मेशन। तो दिस वाज योर होल SRS। तो सबसे पहले मैनेजमेंट रिक्वेस्ट करेगी प्रैक्टिशनरों टू कंपाइल, इसमें ये इशू करेगा, ये अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्सपर्टीज यूज करके मैनेजमेंट को देगा। मैनेजमेंट की ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब चीज मैनेजमेंट को डिसाइड करनी है। वी हैव टू जस्ट यूज आवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्सपर्टीज एंड गिव हिम द कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, और वो उनको जो चाहिए होते हैं मैनेजमेंट को कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन फॉर दीज पर्पज।
फॉर इंटरनल पर्पज, एक्सटर्नल, ट्रांजेक्शनल और फॉर द मैंडेटरी पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस होगी, उसमें ये सब चीज़ें होगी, ठीक है। एक्सपेक्टेड फॉर्म कंटेंट क्या, ऑब्जेक्टिव स्कोप क्या है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट होगी, देन द प्रैक्टिशनर रिपोर्ट एंड देन द डॉक्यूमेंटेशन। तो दिस वाज योर SRS 4410 और SRS 4400 लास्ट क्लास में हम देख चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपको इस SRS में कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए आप वो भी कमेंट कीजिए। ओके, सो थैंक यू एंड बाय बाय।